नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे द्वारा पूछे गए जो इतिहास के यानी कि हिस्ट्री के पीवाईक्यू हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें मैं कुछ आपको वीडियो के पीवाईक्यू इतिहास के चर्चा करूँगा। इसके पहले भी मैं आपको 100 पीवाईक्यू करवा चुका, तो आप देख सकते हैं पहले वाली वीडियो में। इसको शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन आपका डिटेल में तो रहेंगे ही। इसके साथ ही अगर आप पॉलिटी की क्लास लेना चाहते हैं या अगर पॉलिटी के आप पीवाईक्यू तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट या फिर चैनल विजिट करके देख सकते हैं। जियोग्राफी, उसमें से दोनों जियोग्राफी, चाहे इंडियन जियोग्राफी हो या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी हो। इसके साथ ही हमारी इकोनॉमिक्स की ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ पीवाईक्यू। ठीक है, तो रेलवे के पीवाईक्यू में सारी चीज़ें आपको करवा चुका हूँ। अब हमारा हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री के भी मैं आपको 100 क्वेश्चन एक वीडियो में करवा चुका हूँ, तो आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए। थंबनेल के माध्यम से आप ये पता लगा पाएंगे कौन सा पीवाईक्यू है। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा वासियों को सभ्यता वर्तमान से तांबा प्राप्त हुआ था। तो हड़प्पा वासी थे, इनको तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो राजस्थान से प्राप्त हुआ था। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको जो है लोहा की जानकारी नहीं थी। ठीक है, अगला है, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईंटों से बनी संरचना की पहचान जहाज़ों को खड़ा करने और माल संभालने के लिए बने गोदीबाड़ों के रूप में की गई है? तो किस स्थान पर किया गया है? तो ये लोथल में किया गया है। आपसे सीधा पूछा ये पूछा जा रहा है कि बंदरगाह कहाँ से मिले? तो बंदरगाह लोथल से मिले। लोथल कहाँ है? लोथल हमारा है गुजरात राज्य में। तो गुजरात का है, समुद्र के किनारे है। ठीक है, अगला है, किस हड़प्पा स्थल का एक पक्का बाथरूम मिला है? तो हड़प्पा स्थल पर एक पक्का बाथरूम मिला है। कहाँ मिला है? ये मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिला है पक्का बाथरूम। आप चित्र में देखिए, यह है पक्का बाथरूम। ठीक है, यहाँ पर क्या, नहाने के लिए पानी स्टोर किया जाता था। अगला है, मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो अगर नाम पूछे इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो के खंडरों को यूनेस्को ने 1980 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए थे। बहुत पूछा जाता है, तो कब 1980 में शामिल किया गया था? अगला है, सिंधु घाटी के नगरों और शहरों की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी? तो इनकी प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी? तो इनकी जो प्रमुख स्थापत्य विशेषता थी किला। क्या? किला। तो एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, हड़प्पा का बंदरगाह ये जैसे डाक यार्ड कहाँ स्थित है? तो डाक यार्ड जिसे बंदरगाह कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये लोथल में स्थित है। मैंने अभी आपको बताया, और लोथल यहाँ गुजरात में पड़ता है। अगला है, हड़प्पा में अनाज भंडार में ईंटों के प्लेटफॉर्म की पंक्तियाँ थीं जिनका उपयोग अनाज को थ्रेश करने के लिए किया जाता था। तो कैसी अनाज की क्या थी? भंडार की ईंटों की पंक्तियाँ थी। कैसी थी? तिरछी थी, गोलाकार थी, आयताकार थी या फिर वृत्ताकार थी? तो कैसी थी? तो ये वृत्ताकार थी। कैसी थी? वृत्ताकार थी। तो 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किस नदी के अब सूखे मार्ग के किनारे प्राचीन हड़प्पा शहर बसाया गया है? तो कौन से नदी का जल स्तर है सूख गया है, जिसके नीचे क्या है, जिसके बगल से के किनारे हड़प्पा शहर को बसाया गया है? तो किस नदी के? तो ये है रावी नदी। कौन सी है? रावी नदी। तो रावी नदी दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा। कौन सा? दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शहर खादिरवेट, जिसे वेट भी कहा जाता है, में कच्छ के रण में स्थित है जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी मिलती है। तो किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है धौलावीरा की। किसकी? धौलावीरा की बात कर रहा है। दूसरा इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का क्या नाम है? तो सबसे जो प्रारंभिक लेखन शैली का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, सिंधु लिपि। क्या? दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप कुछ इसमें उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, भारत में लोहे की उत्पत्ति के बारे में कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? तो कितने? तो 2 प्रमुख सिद्धांत जो स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक पहला शासक था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म और विचार के अभ्यास के बारे में अपने विषयों को संदेश देने का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा अशोक। तो अशोक ऐसा पहला शासक था मौर्य वंश का जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है? तो पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है शिलालेख इसका एक। क्या? प्रमुख शिलालेख एक इसका
इसकी घोषणा ये कि निषेध करता है। पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आपको पता हो कलिंग युद्ध हुआ था 261, इसी के आसपास हुआ था। इसके बाद अशोक ने क्या किया था, अपने जो बौद्ध धर्म अपना लिया था और जितने भी युद्ध है मार काटे से संन्यास ले लिया था। अशोक ने 7 प्रमुख स्तंभ शिलालेखों का निर्माण करा। अब 7 कौन कौन से? तो प्रथम है दिल्ली का टोपरा, दूसरा मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण और महरौली। इसमें 7 जो है अशोक के जो प्रलेख यानी कि स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं। अगला है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को निम्नलिखित में से किस देश में धम्र प्रसार के लिए भेजा, यानी कि धम्म प्रसार के लिए भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए प्रचार के लिए भेजा था। तो उनके पुत्र का नाम था, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और उनकी पुत्री का नाम संघमित्रा था। तो कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। किधर? श्रीलंका भेजा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र की लड़ाई में पराजित हुआ था? तो कौन सा शासक था? कौन सा शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसे हराया था? तो ये घनानंद था और घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये आपको पता होगा। अब देखिए कुछ विस्तार से चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर के जो सेनापति थे, किसके सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर? तो सिकंदर के सेनापति थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जैसे 4 प्रांत अपने अधिकार में ले लिए थे। इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि हो गई और इसी संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का हाथ चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। ये भी आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इस पेज में क्या बताया, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, इसमें ये बताया मैंने कि सिकंदर का सेनापति था जो किससे लड़ने आया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य रहता है, सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है और दोनों दोस्ती हो जाती है। तो सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, और हेलेना का विवाह वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में मौर्य राजाओं में से देवनप्रिय प्रियदर्शी दूसरा नाम किसका था? यानी कि देवनप्रिय भी था और प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का दूसरा नाम था, याद रखिएगा। और अशोक ने कब से कब तक राज्य किया? तो 269 से 332 तक, 232 तक। अगला है, भब्रू बैराट शिलालेख जो मुख्य रूप से अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन को दर्शाते हैं में पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो जिसकी बात करें तो राजस्थान में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एक सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को के दरबार में जो एक आया था, कौन? एक राजदूत आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो किसने भेजा था ये आपसे पूछ रहा है। तो किसने भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 30 सेल्यूकस प्रथम निकेटर, इसने भेजा था। ठीक है, और इसने एक महत्वपूर्ण पुस्तिका लिखी है, उस पुस्तक का आप लोग नाम बताएंगे। किसने कौन सी महत्वपूर्ण मेगास्थनीज महत्वपूर्ण कौन सी पुस्तक लिखी है? अगला है, मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के अनुयायी थे। जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे किसके अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे? ये आपको थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जब उन्होंने युद्ध किया कलिंग का युद्ध, इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी क्या थी ये आपको बताना। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी। क्या? पाटलिपुत्र थी, याद रखिएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आप सभी को पता होगा कौन थे। मौर्य वंश राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को हरा दिया था और नंद वंश यहाँ से समाप्त हो गया था और फिर मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। अगला है, देखिए मैं भाई आपको डिटेल बताता हूँ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय नंद वंश का राजा कौन था? घनानंद था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को दो बेटे थे। दो बेटे थे, कौन कौन से? एक था केशनाग और बिंदुसार, दो बेटे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बिंदुसार है ये गद्दी पर था, क्योंकि केशनाग जो है जो इनकी मृत्यु है ये बचपन में ही हो जाती है, शिशु अवस्था में ही हो जाती है। ठीक है,
बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दूसरे सम्राट थे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार के बाद अशोक हुए। तो इनकी पीढ़ी समझिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हुए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने मौर्य धर्म की स्थापना की, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद आते हैं बिंदुसार। ठीक है, यहाँ पे हो गए बिंदुसार। इनके नीचे आते हैं अशोक। ठीक है, इस प्रकार इनका क्या था, फैमिली थी। अगला है, प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को के नाम से जाना जाता है। साधारण उन्हें उझावर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सही उत्तर एक, यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दूत सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो कौन सा? तो मेगास्थनीज था, मैंने आपको बताई। इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा कि यह एक बड़ा और खूबसूरत शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 इमारतें और द्वार हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितने द्वार हैं? 570 इमारतें हैं और मुख्य रूप से कितने द्वार हैं? तो इसमें कुल 64 द्वार हैं। कितने? 64। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही उत्तर होगा, 64 द्वार है। अगला है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था? इसके पहले राजवंश का नाम क्या था? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले। तो पहले राजवंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश पहले राजवंश का नाम था। तो याद रखिए कौन सा? हर्यक वंश। तो 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको डिटेल बता दूं, अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाह रहे हैं तो हसीन मनसूका का साथ ऐसे आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर सुसुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य आया, फिर शुंग वंश आया, फिर कर्ण वंश आया और फिर सातवाहन वंश आया। ये कुल इस प्रकार हुई है। अगला है, ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल थे? ऋग्वैदिक संहिता में कुल कितने मंडल थे? तो इसमें जो है कुल 10 मंडल थे। कितने? 10। तो आप लोग याद रखिएगा 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी। जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो ये 3500 वर्ष पहले हुई थी। याद रखिएगा तीसरा। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा के संरक्षण में हुई थी? तो किस राजा के संरक्षण में हुई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? ये आपको बताएं। तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 धर्मपाल के राजा धर्मपाल के समय यानी कि संरक्षण में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय थे इसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में मिली है? तो किस वंश की वंशावली मिली है? चहमान वंश की वंशावली मिली है। ठीक है। अगला है, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल थे। कौन? गोपाल थे, याद रखिएगा। एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। देखिए अगला है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चलीसा समूह का क्या था? तो चलीसा एक बहुत बड़ा नाम है चलीसा। तो चलीसा था इल्तुतमिश जब राजा बना, गद्दी पर आया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का राजा था। कौन? इल्तुतमिश। ये जब आया तो इसने 40 अमीर लोगों का एक क्या ग्रुप बना दिया। उनको ये पावर दे दी कि कोई भी काम होगा, कुछ भी होगा तो आप लोगों से सलाह ली जाएगी। ठीक है, तो जब इल्तुतमिश तक था, ठीक है, तो 40 लोग क्या थे? ये 40 जो सरदार थे, तुरुक थे, ये क्या किया गया? इन्हीं को चलीसा कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया इनको? इनको बाद में चलीसा कहा गया था। ठीक है, ये चलीसा आप जान गए। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संदर्भ में क्या कौन सा समूह क्या है? तो चलीसा का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। वो अधिकतर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे जिन्होंने सुल्तान रजिया की हत्या के बाद सत्ता संभाली थी। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, इसी को देखिए, इसी को चहलगामी कहा गया है। ठीक है, तो चलीसा को ही चहलगामी कहा गया। तुर्क चलीसा यानी कि चहलगामी कहा गया है। तो चहलगामी की शुरुआत ममलूक वंश के तीसरे शासक इल्तुतमिश ने की। तो ममलूक वंश या गुलाम वंश कह दीजिए यहाँ पे, तो किसने किया था? तीसरे शासक थे, उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद शक्ति का संतुलन बदल गया और सुल्तान इन अमीरों की कठपुतली बन गया। जब इल्तुतमिश खत्म हो गया, इसके बाद इसकी बेटी आई रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासक किया। ठीक है, लेकिन पहले रजिया सुल्तान के लोग शासक नहीं बनने दे रहे थे। क्यों? कौन? ये अमीर सुल्तान थे 40 लोग। ये 40 लोगों का जो ग्रुप था, यह रजिया सुल्तान को शासक नहीं बनने दे रहे थे। रजिया सुल्तान ने क्या किया? जनता के पास गई, मस्जिद में गई और जनता से उनकी गुहार लगाई
कि मेरे जो पिता थे इल्तुतमिश मुझे ही बना गए थे और ये मुझे बनने नहीं दे रहे हैं। तो क्या क्या जनता ने विद्रोह किया, इससे रजिया सुल्तान बनी थी। तो क्या हुआ, जो ये 40 दल थे ये अधिकतर क्या हो गए, शक्तिशाली हो गए और जो भी कहते उसको सुल्तान को करना पड़ता था। जो अगर आपसे पूछा जाए कि चहलगामी को किसने नष्ट किया, तो बलवन ने इसको नष्ट किया था। ठीक है, ये इतना चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, अगला है, बलवन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा से सिजदा और पैबोस की परंपरा का पालन किया। तो सिजदा पर फारसी से किया। ठीक है, फारसी। अब सिजदा और पैबोस क्या, सिजदा का मतलब होता है राजा के सामने नतमस्तक होना और पैबोस का मतलब होता है उसके पैरों को चूमना। जब लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई आप खुदा नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, हम आपके पैरों को क्यों चूमे, तो उसको उन्हें मरवाना शुरू कर दिया और कहा कि कोई भगवान नहीं है, मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। तो सिजदा और पैबोस की प्रथा जो है किसने, फारसी भाषा में किसने, फारसी रूप से किसने, बलवन ने किया था। ठीक है, और बलवन ने नवरोज त्यौहार भी शुरू किया था। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल ए इलाही के रूप में शैलीबद्ध किया या अपने आप को अलंकृत किया, अपने आप का नाम दिया। तो इसका सही उत्तर बलवन है। क्या, बलवन है, इसका याद रखिएगा। 4, बड़ा क्रूर शासक था, याद रखिएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था ममलूक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो उनके कुछ दास थे, एक दास का नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब उनकी मृत्यु हो गई उसकी, तो ठीक है, तो वही दास यहाँ पर आके गुलाम वंश की स्थापना किया था, याद रखे। गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी कहा जाता है। तो एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देखिए, ये देखिए, अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ममलूक वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईसा पूर्व में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद स्थापित किया गया था। इस वंश को गुलाम वंश के रूप में जाना जाता था क्योंकि इसके कई शासक पूर्व में गुलाम रह चुके थे। ठीक है, ममलूक वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत के बाद में राजवंशों की नींव डाली। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बरीद, यानी जिसे कहा जाए खुफिया अधिकारी, और मुनिहान, गुप्तचर जैसे अधिकारियों को नियुक्ति की थी। तो किसने किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण राजा कुषाण वंश का संस्थापक है। तो कौन सा कुषाण राजा जो कुषाण वंश का संस्थापक था, तो ये था कुजुल कॉफीसेस। कौन था, कुजुल कॉफीसेस। तो ये आप लोग 1-4 यहाँ से याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहली राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो किस सुल्तान ने किया था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित, तो किसने किया था, ये ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ खास बातें, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने साल 1327 में राजधानी का स्थानांतरण किया। कब किया था, 1327 में। दौलताबाद को पहले देवनगरी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है। ठीक है, और अगला पॉइंट हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक को विचारों का आदमी भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया। ये यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है, तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो भारत ने तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पे। ठीक है, अब देखिए डिटेल पढ़ते हैं। तैमूर ने 1358 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नासिर उद दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो किस शहर की स्थापना जो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, तो तुगलकाबाद की स्थापना किया था, याद रखिएगा। अगला है, दीवार खोई मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था, किसका सैन्य विभाग था। तो किसका सैन्य विभाग था, तो ये शायद कृषि का सैन्य विभाग था। किसका, कृषि का सैन्य विभाग था, एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, देखिए कह रहा है, मुगल काल के दौरान लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा यहाँ सही उत्तर होगा, सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले देखिए हुआ था पानीपत का युद्ध। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था पानीपत का युद्ध। तो सबसे पहले बी आएगा,
1526 में सबसे पहले बी आया, ठीक है। और बी हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। इसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध, ठीक है। 26 में हुआ था पानी युद्ध 1526, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, फिर आया था घाघरा, फिर आया था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो, क्रम से होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो कंधार, कौन सा? कंधार, याद रखिएगा। अगला है, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं हासिल की थी? तो किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ये भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अगला है, निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की थी? तो किस राज्य की स्थापना किया था? तो किस राज्य की? ये हैदराबाद की स्थापना किया था। ये भी आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल सम्राट अकबर के बारे में सही है? तो कौन सा है? देखिए, पहला क्या करा है, उन्होंने हिंदू राजा हेमू के खिलाफ पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा और जीता। नहीं, तीसरा युद्ध नहीं लड़ा था, दूसरा युद्ध लड़ा था। तो ये कथन बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरा करा, इन्होंने दीन इलाही एक नामा धर्म स्थापित किया। ये बिल्कुल सही बात है, दूसरा यहाँ से सही है। तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। अगला है, उस मुगल सम्राट की पहचान कीजिए जिसे अपने पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध के बाद शेष जीवन आगरा में कैद करना पड़ा था। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा? 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शाहजहाँ। क्या? शाहजहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 1528 में चंदेरी में बाबर द्वारा निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो चंदेरी में 1528 बाबर द्वारा किसको पराजित किया था? तो मेदिनी राय को पराजित किया था। तो 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की तो मनसबदार का सबसे निचला पत्ता तो 10। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला है, शेर खान ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित किया और उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो ईरान भागने के लिए उसको मजबूर कर दिया। कहाँ भाग गया था? तो आप हुमायूं जो है अपनी जान बचा के कहाँ भाग गया था? ईरान भाग गया था। अब देखिए, पढ़ते हैं चौसा का युद्ध। तो सबसे पहले आप समझिए कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी, ठीक है। तो इस युद्ध में 8000 से ज़्यादा मुगल सैनिक मारे गए थे। ये आपके लिए जरूरी नहीं है, जरूरी मात्र आपके लिए ये कि चौसा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध 26 जून और 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है। पहला युद्ध, इसमें पूरी तरह से हुमायूं को भागा नहीं था। इसके बाद आता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध फिर हुआ था 17 मई 1540 में। इस बार क्या किया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया था और हुमायूं अपनी जान बचाकर कर्मनाशा नदी नामक नदी में कूद गया था। और वहाँ पे एक निजाम चिश्ती नामक एक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई थी। इस प्रकार वह ईरान भाग गया था। इसके बाद वो 1555 में दोबारा आता है अपने यहाँ और क्या करता है? पुनः अपना राज्य प्राप्त करता है। अगला है, मारवाड़ के राठौर राजपूतों के उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासक के हस्तक्षेप के कारण विद्रोह हुआ था? तो किसके? तो औरंगजेब के कारण हुआ था। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको ये प्रश्न करवा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पढ़ने में मदद करे, आपका लेवल जो है बढ़ाए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी मैं महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।